प्रिय विद्यार्थी, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारत के एक महान क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी, देशभक्त, परम स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह के क्रांति के बारे में क्या विचार है, क्रांति का उन्होंने क्या अर्थ बताया है, क्रांति का क्या महत्व बताया है, क्रांति की क्या प्रकृति बताई है, क्रांति के उद्देश्य क्या बताए हैं, भारत के लोगों को क्रांति करनी क्यों आवश्यक है, किस क्षेत्र में क्रांति करनी आवश्यक है। तो आइए आज क्रांति के संबंध में भगत सिंह के विचारों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले भगत सिंह ने क्रांति का अर्थ बताया है कि क्रांति का क्या अर्थ है। भगत सिंह ने क्रांति का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि क्रांति से हमारा अभिप्राय समाज की वर्तमान प्रणाली और वर्तमान संगठन को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना है। इस उद्देश्य के लिए पहले हम सरकार की ताकत को अपने हाथों में लेना चाहते हैं। एक प्रकार से भगत सिंह का कहना था कि वर्तमान समय में जो सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, वो समाज के, देश के अनुकूल नहीं है। उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। और इसमें बदलाव कब होगा? जब हम सरकार की ताकत को हाथ में ले लेंगे, जब सरकार हमारी खुद की होगी। तो ये जो है क्रांति का भगत सिंह ने अर्थ बताया है। उन्होंने कहा कि इस समय शासन की मशीन धनी लोगों के हाथों में, इसे सामान्य जनता के हितों की रक्षा के लिए तथा अपने आदर्श को क्रियात्मक रूप देने के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के अनुसार हम अपने हाथ में लेना चाहते हैं। भगत सिंह कहना चाहते हैं कि वर्तमान समय में शासन तंत्र धनिक वर्ग के हाथ में, लेकिन हम कार्ल मार्क्स के अनुसार आम व्यक्ति को अधिकार उपलब्ध कराने के लिए, आम व्यक्ति को आर्थिक विकास का लाभ प्राप्त करवाने के लिए, उसे क्रियात्मक रूप देने के लिए ऐसी सत्ता हमारे खुद के पास होनी चाहिए, भारत की जनता के पास होनी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने कहा है कि सबसे पहले ज़रूरी है कि क्रांति के लिए कि शासन की जिम्मेदारी किस सीमा तक भारतीयों को सौंपी जाती है। भगत सिंह कहते हैं क्रांति हम ये देखेंगे कि भारत के लोगों को किस सीमा तक शासन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, पूर्ण जिम्मेदारी है या आंशिक जिम्मेदारी दी जाती है। दूसरा हम ये देखेंगे शासन विधान को चलाने के लिए किस प्रकार की सरकार बनाई जाती है और जनता को उसमें हिस्सा लेने का किस सीमा तक अवसर मिलता है। यानी सरकार भी बन गई, किस प्रकार की सरकार है, और आम व्यक्ति की हिस्सेदारी कितनी है, उसमें राजनीतिक भागीदारी कितनी है, राजनीतिक निर्णय निर्माण में उनको कितना अवसर मिलता है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तीसरा ये भविष्य में इससे और क्या आशाएं की जा सकती है और उस पर कहाँ तक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस संबंध में भी भगत सिंह ने अपना चिंतन प्रकट किया है। तो क्रांति के संबंध में भगत सिंह ने क्रांति की व्याख्या की है और भविष्य की रूपरेखा को प्रस्तुत किया है। भगत सिंह ने क्रांति के द्वारा व्यवस्था परिवर्तन की बात की। उन्होंने कहा कि क्रांति के द्वारा हम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्रांति एक प्रकार का व्यवस्थाओं में परिवर्तन है। क्रांति के द्वारा व्यवस्थाओं में सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। क्रांति से मजदूर, किसान, दलित, पिछड़ों को अन्याय से मुक्ति मिलेगी। असेंबली बम कांड की सुनवाई के दौरान उन्होंने स्वयं कहा क्रांति से घातक संघर्षों का अनिवार्य स्थान नहीं है, न उसमें व्यक्तिगत रूप से प्रतिशोध लेने की गुंजाइश है। भगत सिंह का कहना है कि क्रांति में कोई ज़रूरी नहीं है कि घातक संघर्ष हो, और ना ही क्रांति में ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से बदले की भावना से कार्रवाई की जाए। क्रांति जो है एक सार्वजनिक परिवर्तन है। हर प्रकार की व्यवस्था में बदलाव है। जहाँ अन्याय है, अत्याचार है, उत्पीड़न है, उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है और आम व्यक्ति को न्याय प्रदान करने के लिए एक प्रकार से मिलजुल करके संघर्ष करना है। भगत सिंह ने कहा कि क्रांति बम और पिस्तौल की संस्कृति है। क्रांति से हमारा प्रयोजन यह है कि
अन्याय पर आधारित वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। भगत सिंह का मानना था कि वर्तमान समय की जो व्यवस्था है, ब्रिटिश सरकार की जो व्यवस्था है, अंग्रेजी साम्राज्यवाद की जो व्यवस्था भारत में स्थापित की गई है, वो अत्याचारी है, वो अनाचारी है, वो शोषण पर आधारित है, वो दमन पर आधारित है, और हम उसको बदलने का हर संभव असंभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्पादक और श्रमिक समाज के अत्यंत आवश्यक तत्व हैं, तथापि शोषक लोग उन्हें श्रम के फलों और मौलिक अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। उत्पादक वर्ग का मतलब है कोई फलों का उत्पादन कर रहा है, कोई अनाज का उत्पादन कर रहा है, कोई अन्य चीज़ों का उत्पादन कर रहा है जो दैनिक जीवन में जरूरत होने वाली चीज़ें हैं। वास्तव में सारा परिश्रम इन्हीं के द्वारा किया जाता है, उत्पादक वर्ग के द्वारा, लेकिन इसका सारा जो लाभ है वो शोषक वर्ग ले जाता है। शोषक वर्ग जो है आराम की ज़िंदगी जीता है, जबकि श्रमिक वर्ग, उत्पादक वर्ग जो है कष्टों से सारी सुविधाएं शोषक वर्ग के लिए तैयार कर रहा है। भगत सिंह कहते हैं कि एक और सबके लिए अन्न उगाने वाले कृषक सह परिवार भूखों मर रहे हैं। जो अन्न का उत्पादन कर रहा है, किसान है, खेत श्रमिक है, वो अन्न का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है। दूसरी, सारी दुनिया के बाज़ारों में कपड़ों की पूर्ति करने वाले अपने और अपने बच्चों के शरीर को नहीं ढक पा रहे। यानी जो कपड़े का निर्माण कार्य में मजदूर लगे हुए हैं, उनके खुद के पास कपड़े नहीं है, लेकिन जो इस तरह के उत्पादक कार्यों में नहीं लगे हुए हैं, जैसे अन्न का उत्पादन है, कपड़े का उत्पादन है, वो लोग जो है ऐसे उत्पादक वर्ग के हितों का पूरी तरह से शोषण कर रहे हैं। इसको लेकर के कहा कि हमें क्रांति की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है, तभी जो है किसानों को, श्रमिकों को, खेत मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को न्याय मिल सकता है। भगत सिंह ने पूंजीवाद का विरोध किया। उनका विचार था कि पूंजीवाद गरीब व अमीर के बीच अंतर को लगातार बढ़ाता है। पूंजीवादी प्रणाली में पूंजीपति और उद्योगपति श्रमिकों एवं किसानों का जमकर आर्थिक शोषण करते हैं। पूंजीवादी प्रणाली में पूंजीपति केवल अपने हितों के लिए सरकार पर दबाव डालने का कार्य करते हैं। मजदूरों, किसानों, गरीबों की दयनीय हालत का उन पर कोई भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं पड़ता। पूंजीवाद से देश में आर्थिक विषमता को और अधिक बढ़ावा मिलता है। इसे समाज में सर्वहारा वर्ग बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध संघर्ष करने को उत्सुक रहता है। भगत सिंह ने पूंजीवाद के अवगुणों की ओर जो है देश के सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया था कि पूंजीवाद में बहुत सारी बुराइयां हैं, पूंजीवाद में बहुत सारी असमानताएं हैं, बहुत सारी विषमताएं हैं, और पूंजीवाद को समाप्त करने से ही ऐसी विषमताएं समाप्त हो सकती है। उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि 1917 में रूसी क्रांति भी पूंजीवादी प्रणाली का ही परिणाम था। रूस में गरीबों और अमीरों के बीच आर्थिक अंतर लगातार बढ़ता चला गया। गरीब, मजदूर, किसान लगातार पूंजीपतियों, उद्योगपतियों और जमींदारों के अत्याचारों और शोषण से उत्तेजक हो गए, और इस अन्याय व शोषण का अंत करने के लिए रूस में क्रांति सफल हुई। एक प्रकार से भगत सिंह का कहना है कि पूंजीवाद से क्या है कि अन्याय बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, शोषण बढ़ता है, और इस अन्याय, अत्याचार, शोषण से गरीब, किसान, मजदूर लोग जो हैं पूरी तरह से पीड़ित होते हैं, और अपने वो अत्याचारों को समाप्त करने के लिए, शोषण को समाप्त करने के लिए वो मूवमेंट का रास्ता अपनाते हैं, आंदोलन का रास्ता अपनाते हैं, और इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने रूसी क्रांति को प्रमुखता से लिया है। भगत सिंह ने क्रांति संबंधी विचारों में जेल प्रशासन में सुधार के काफ़ी प्रयास किए। उन्होंने कहा कि जेलों के अंदर भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा अन्याय किया जाता है, भारतीय लोगों के साथ अत्याचार किए जाते हैं, उनके हर प्रकार से उनका मानसिक, शारीरिक शोषण किया जाता है। लंबे समय तक भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल में भूख हड़ताल की, और लगभग 1 महीने के बाद भगत सिंह ने भारत सरकार के गृह सदस्य को पत्र लिख करके कुछ मुद्दे उठाए कि जेलों की व्यवस्था में कैदियों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कैदी होने के नाते उन्हें अच्छा खाना दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे भोजन का सदर यूरोपियन
भोजन का स्तर यूरोपियन कैदियों के स्तर जैसा होना चाहिए। हमें मशक्कत के नाम पर जेलों में सम्मानहीन कार्य करने को बाध्य न किया जाए। उन्होंने कहा, बिना किसी रोक टोक के पूर्व स्वीकृत पुस्तकें और लिखने का सामान मिलने की सुविधा होनी चाहिए। कम से कम एक दैनिक पत्र एक राजनीतिक कैदी को मिलना चाहिए। राजनीतिक कैदी को स्नान के लिए सुविधाएं मिलनी चाहिए। राजनीतिक कैदी को अच्छे कपड़े मिलने चाहिए। तो भगत सिंह ने आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए जेल व्यवस्था में व्यापक सुधार की, व्यापक बदलाव की, व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता की, ताकि कैदी जो है वो भी एक मनुष्य है और मनुष्यता जैसा उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे वो खाने पीने को लेकर के हो या पुस्तकों को लेकर के हो या रहन सहन के लेकर हो या कपड़ों को लेकर हो। तो ये सारी सुविधाएं जो है जिस तरह से यूरोपियन कैदियों को दी जाती है वैसे ही भारतीय कैदियों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। भगत सिंह ने अपने क्रांति संबंधी विचारों में मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थन किया है। वो बचपन से ही मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक रहे हैं। विद्यालय महाविद्यालय जीवन के दौरान ही पुस्तकालय में बैठकर उन्होंने कार्ल मार्क्स की रचनाओं का अध्ययन किया। वो मार्क्स और लेनिन की रचनाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। वो चाहते थे कि देश में जमींदारों पूंजीपतियों द्वारा किसानों और श्रमिकों का शोषण बंद हो। कार्ल मार्क्स की तरह वे भी चाहते थे कि देश में किसानों, श्रमिकों, गरीबों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो। मार्क्स की तरह उन्होंने माना कि धर्म एक अफीम की तरह है और यह लोगों में तर्क और विवेक का नाश कर देता है। उन्होंने स्वयं कहा, मैं तो ये कहूँगा कि साम्यवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला न था, वरन यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने एक विशेष विचार वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए जिनमें मार्क्स भी एक था। कहने का अभिप्राय है कि भगत सिंह कहते हैं कि जब परिस्थितियाँ इस प्रकार की होती है तो उसमें कोई न कोई क्रांतिकारी, कोई न कोई राष्ट्र भगत, देश भगत और नेता, समाज सेवक ऐसा पैदा होता है जो अन्याय, अत्याचार, शोषण पर आधारित व्यवस्था में बदलाव के लिए लोगों का नेतृत्व करता है और उस नेतृत्व में कार्ल मार्क्स का नाम भी है। भगत सिंह ने क्रांति संबंधी अपने विचारों में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर बल दिया। उन्होंने हमेशा स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने इसका प्रैक्टिकली करके भी दिखाया अपने जीवन में। उन्होंने अपनी मित्र मंडली लेकर अपने आसपास के लोगों से विदेशी वस्तुओं को बाहर निकालने की समय समय पर अपील की। जब भगत सिंह और उनकी मित्र मंडली गली में आंदोलन करते हुए निकलते तो बहुत से लोग उन्हें प्यार से विदेशी वस्तुएं निकाल कर देते और फिर उन विदेशी वस्तुओं को एक स्थान पर जो है उनकी होली जला दी जाती थी। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में भी भगत सिंह ने सक्रिय भाग लिया। महात्मा गांधी के निर्देश पर ही भगत सिंह ने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। भगत सिंह ने स्वयं कहा, हमें अपने आंदोलन को हिंसक नहीं बनाना है और हमें पुलिस के हाथों में भी नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। गांधी जी ने गिरफ्तार होने का आदेश नहीं दिया। हम जेल चले जाएंगे तो यह काम कौन करेगा? आगजनी में लंबी सजा हो सकती है, फिर जन जागरण का काम अधूरा रह जाएगा। भगत सिंह ने कहा कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के दौरान हमने कोई भी इस तरह का हिंसक कार्य नहीं करना है जिसे पुलिस हमें गिरफ्तार करे और लंबे समय तक हम अंदर रहें। और जो जन जागरण का काम है, लोगों तक स्वतंत्रता आंदोलन का जो मैसेज है, संदेश है, उसका कार्य कौन करेगा? इसको लेकर के भगत सिंह ने आम लोगों को आगाह किया था। भगत सिंह ने अपने क्रांति संबंधी विचारों में दलितों और पिछड़ों के विकास की बात की। वे देश के दलितों और पिछड़ों के साथ हो रहे अन्याय व पीड़न से काफ़ी चिंतित थे। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का आह्वान किया। उनका कहना था कि जब तक समाज में सभी लोगों को समानता का अधिकार प्राप्त नहीं होता तब तक समाज में एकता व बंधुत्व उत्पन्न होगा। उन्होंने कहा कि समाज में सभी लोगों को समान समझा जाए, जाति, भाषा, धर्म के नाम पर लोगों के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त किया जाए।
नौजवान भारत सभा के माध्यम से भी उन्होंने देश में दलितों पिछड़ों के साथ हो रहे अन्याय व अत्याचारों का विरोध किया। उनका कहना था कि समाज में अछूत कहे जाने वाले लोग भी देश के लोग हैं और उन्हें देश के अन्य लोगों की तरह सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है। जन्म और जाति के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, अन्यथा अगर हम इसी तरह जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, जन्म के आधार पर लड़ते रहें तो भारत को हम जो है आज़ाद कराने में उतना ही लंबा समय लेंगे, उतना ही हम जो है आज़ादी से दूर रहेंगे। भगत सिंह ने धर्म के प्रति भी क्रांतिकारी दृष्टिकोण अपनाया है। धर्म को लेकर उन्होंने अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। भगत सिंह ने भी कार्ल मार्क्स की तरह धर्म को अफीम माना है। मार्क्स का कहना था कि धर्म अफीम की तरह है, यह लोगों में तर्क वितर्क का नाश कर देता है, लोग अंधविश्वास और पाखंडी बन जाते हैं। उन्होंने अपने मित्र राजाराम शास्त्री से लोगों की धर्मांधता के बारे में स्वयं कहा, लोगों में कितनी धर्मांधता है, ईश्वर के नाम पर लोग आपस में लड़ रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, जब तक ईश्वर का बोलबाला रहेगा दंगे होते रहेंगे, भाईचारा पनप नहीं सकता। कांग्रेस वाले जनता को यह सच्चाई क्यों नहीं समझा रहे? यदि मनुष्य को एकता और भाईचारे के सूत्र में बांधना है तो मानव समाज को पहले ईश्वर के अस्तित्व से मुक्ति दिलवाने दो। एक प्रकार से ईश्वर की तुलना में उन्होंने जो है व्यक्ति को प्रमुख माना है कि व्यक्ति के साथ व्यक्ति जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। धर्म के नाम पर व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अत्याचार जो है स्वीकार्य नहीं है। भगत सिंह का ईश्वरीय शक्ति में कोई विश्वास नहीं था, यहाँ तक कि फांसी के समय जब उन्होंने वाहेगुरु जी का नाम लेने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया कि लोग ये सोचेंगे कि भगत सिंह फांसी के डर से आस्तिक बन गए। एक प्रकार से देश की आज़ादी के लिए, आम व्यक्ति की आज़ादी के लिए उन्होंने तथाकथित जो है धर्मों की आलोचना की है और व्यक्ति को केंद्रित किया है कि व्यक्ति ही सब कुछ है, व्यक्ति की भलाई के हर प्रकार से कार्य होना चाहिए। भगत सिंह ने देश में समाजवादी समाज की स्थापना के भी प्रयास की और क्रांति संबंधी अपने विचारों में बताया है कि जब तक देश में समाजवादी समाज स्थापित नहीं होगा तब तक अन्याय, अत्याचार, शोषण, ऊंच नीच की भावना बरकरार रहेगी। इसलिए भारत में समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए आम व्यक्ति को प्रेरित किया जाए। भगत सिंह न केवल देशी बल्कि अनेक विदेशी क्रांतिकारी नेताओं के विचारों से भी काफ़ी प्रभावित थे। विशेष करके उन्होंने कार्ल मार्क्स, लेनिन, लवैया की रचनाओं का गहराई से अध्ययन और विश्लेषण किया। एक बार स्वयं उन्होंने इस अपने दल के बारे में कहा, यहाँ मैं अपने दल व साधनों के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। दल का नाम सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी है। इसका लक्ष्य एक समाजवादी समाज की स्थापना करना है। कांग्रेस और इस दल के लक्ष्य में यही भेद है कि जब राजनीतिक क्रांति से शासन शक्ति अंग्रेजों के हाथ से निकलकर हिंदुस्तानियों के हाथों में आएगी तो कांग्रेस वहीं रुक जाएगी, जबकि हमारा लक्ष्य शासन शक्ति को उन हाथों में सुपुर्द करना है जिनका लक्ष्य समाजवाद हो। यानी भारत के भविष्य की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आज़ादी प्राप्त करने के बाद जो है लोगों के अन्याय, अत्याचार, शोषण का जो सिलसिला चल रहा है उस पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगी। लोगों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता दिलाने के लिए कोई संघर्ष नहीं करेगी। लेकिन भगत सिंह और उसकी जो पार्टी है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो आज़ादी के बाद भी आम व्यक्ति को न्याय, स्वतंत्रता और अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे और देश में समाजवादी ढांचे को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। भगत सिंह ने अपने क्रांति संबंधी विचारों में क्रांति के महत्व पर बल दिया। उनका कहना है कि क्रांति के द्वारा देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में सुधार होगा। क्रांति के द्वारा देश में भेदभाव, अत्याचार व शोषण को समाप्त किया जा सकता है। वे चाहते थे कि भारत का प्रत्येक युवा क्रांति करने के लिए प्रेरित हो। उनका विचार था कि युवा वर्ग ही क्रांति को सफल कर सकता है। उन्होंने कहा कि क्रांति में केवल हिंसा का ही विकल्प नहीं है, बल्कि क्रांति का उद्देश्य अन्याय व भेदभाव पर आधारित सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में बदलाव लाना है। भगत सिंह चाहते थे कि हम क्रांति करके
भारत की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन करें। आम व्यक्ति को न्याय दिलाएं, आम व्यक्ति को अधिकार दिलाएं, आम व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करवाएं। उन्होंने कहा कि ये भयंकर विषमताएं और विकास के अवसरों की कृत्रिम असमानताएं समाज को अराजकता की ओर ले जा रही हैं। उन्होंने कहा कि क्रांति से हमारा प्रयोजन अंततः एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है जिससे इस प्रकार के घातक खतरों का सामना न करना पड़े और जिसमें सर्वहारक वर्ग की प्रभुता को मान्यता दी जाए। यानी समाज के जो आम व्यक्ति हैं, गरीब है, किसान है, श्रमिक है, महिलाएं हैं, पिछड़े हैं, निर्धन है, इन लोगों को हर प्रकार से अधिकार उपलब्ध हो, न्याय उपलब्ध हो, उस प्रकार की व्यवस्था जो है हम भारत में चाहते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर था भगत सिंह के क्रांति संबंधी विचार, उनके विचारों में क्रांति क्या है, क्रांति का क्या अर्थ है, क्रांति की क्या प्रकृति है, क्रांति के उद्देश्य क्या है, क्रांति की विशेषताएं क्या है, क्रांति का महत्व क्या है, भारत के लोगों को क्यों क्रांति करनी चाहिए, क्रांति के क्या लाभ होंगे, और दूसरे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रांति कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भगत सिंह और उसके साथी जो क्रांति कर रहे हैं उनमें क्या अंतर है। तो भगत सिंह के क्रांति संबंधी विचारों से आधारित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।